हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 290 पर दिया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 19 है बच्चों, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को। अगर बात करें बच्चों एनिमल्स की या फिर ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्यूमुलेट करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से या फिर एक्सेस इंजेशन से बहुत सारे सब्सटेंसेस को। जैसे कि अगर बात करें हमारे पास अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, या फिर हम बात करें आयंस की तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट। अब ये जो हमारे पास एक्सेस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर बच्चों, तो इनको एलिमिनेट करना जरूरी हो जाता है बच्चों। और इस एलिमिनेशन के लिए जो सिस्टम रिक्वायर है बच्चों, वो सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमारे लिए कंट्रीब्यूट करता है होम्योस्टेसिस को अचीव करवाने के लिए बच्चों। क्योंकि ये क्या करेगा, जो एक्सेस के अंदर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो सब्सटेंसेस बने हैं उनको बॉडी से क्या करेगा बच्चों, बाहर निकालेगा। हमारी बॉडी का पीएच लेवल को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेगा, बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेगा, बॉडी वॉल्यूम की हमारी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। आइए इस चैप्टर को डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बच्चों यहां से आपके स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 290 पर है आपका ये चैप्टर। देखिए अगर बात करें एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड फॉस्फेट, सल्फेट। कैसे बने बच्चों, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू बने या फिर एक्सेस इंजेशन में ये हमारी बॉडी के अंदर आ चुके हैं। अब इन सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से या तो टोटली बाहर निकालना है या फिर पार्शियली क्या करना है बच्चों, बाहर निकालना है। इसीलिए जो सिस्टम रिक्वायर्ड होता है वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। मेनली हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे अमोनिया की, यूरिया की एंड यूरिक एसिड की, यानी कि नाइट्रोजनस सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए हम यहां इस चैप्टर को डिटेल में देखेंगे बच्चों। तो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स बच्चों। देखिए बच्चों अगर बात करें इस चैप्टर में हम किस पर फोकस करेंगे, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट पर बच्चों। अगर बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया जो होता है इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। अमोनिया तो सबसे ज्यादा जो है वो टॉक्सिक फॉर्म है। इसी तरह अगर बात करें बच्चों यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म होती है इन सब्सटेंसेस के अंदर, यानी नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस के अंदर। हम तीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे बच्चों, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। तो अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है बच्चों और सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में वाटर को रिक्वायर करती है इसके एलिमिनेशन के लिए। इसी तरह अगर बात करें यूरिक एसिड, तो बच्चों लीस्ट टॉक्सिक होता है और सबसे कम रिक्वायर करता है वाटर को इसके एलिमिनेशन के लिए बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें हमारी, तो ना तो हम अमोनोटेलिक हैं ना ही हम यूरिकोटेलिक है बच्चों। जो एनिमल अमोनिया रिलीज करते हैं बच्चों उन्हें बोलते हैं अमोनोटेलिक, एंड जो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं बच्चों उन्हें बोलते हैं यूरिकोटेलिक। लेकिन हम हैं यूरियोटेलिक बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से एनिमल है। चलिए बच्चों इसके लिए मैंने एक यहां पर एक टेबल ड्रॉ की है डिफरेंट एनिमल्स के लिए। जैसे कि जो अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बच्चों अमोनोटेलिक, जो यूरिया रिलीज करते हैं बच्चों उन्हें हम बोलते हैं यूरियोटेलिक, एंड जो बच्चों यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। यानी कि अगर एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया है तो अमोनोटेलिक, और अगर एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया है तो यूरियोटेलिक, और अगर यूरिक एसिड रिलीज किया जाता है तो यूरिकोटेलिक बच्चों। अगर बात की जाए बच्चों इनके मोड ऑफ एक्सक्रीशन की क्या मैकेनिज्म रहती है, तो ये भी देखना है। अमोनिया जो रिलीज की जाती है बच्चों वो या तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रिलीज की जाती है या फिर फीसिस में अगर बात की जाए तो गिल सरफेस के थ्रू इसको एक्सक्रीट किया जाता है अमोनियम आयन की फॉर्म के अंदर बच्चों। बात करें यूरिया की, यूरिया इंपॉर्टेंट है बच्चों, बता सकते हो क्यों? क्योंकि हम जो एक्सक्रीट करते हैं वो करते हैं यूरिया। बच्चों देखो यहां पर एक बात फोकस करने की है, हमारी जो सेल्स है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद जो प्रोड्यूस करती है सब्सटेंसेस वो होती है अमोनिया ही। इसके साथ साथ CO2 प्रोड्यूस करती है। अमोनिया एंड CO2 को हम देखते हैं कि लीवर के अंदर यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। एक साइकिल बच्चों आपको याद रखना है, ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल बच्चों, या फिर इसे बोलते हैं हम क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी।
जो कि लीवर में चलता हुआ दिखाई देता है। एंड हमारी सेल्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद जो अमोनिया एंड CO2 प्रोड्यूस हुई थी उसको लीवर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है इस साइकिल के थ्रू। किसके अंदर बच्चों? यूरिया के अंदर बच्चों, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर वाटर रिक्वायर करता है एलिमिनेशन करने के लिए, इसलिए हम क्या रिलीज करते हैं बच्चों? यूरिया रिलीज करते हैं। कौन कन्वर्ट करता है बच्चों? लीवर। और लीवर में कौन सा साइकिल चलता है? आपको इस साइकिल का नाम याद रखना है बच्चों। ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं इसे, या फिर क्रेब्स हैंसलेट साइकिल बोलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। कहां पर बच्चों? इंपॉर्टेंट है, लीवर के अंदर। एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज बच्चों। तो लीवर में यूरिया बना बच्चों, कहां पर रिलीज कर दिया गया? ब्लड के अंदर। और फिल्टर किस ऑर्गन ने किया बच्चों? तो किडनी ने किया बच्चों। इसी तरह अगर यूरिक एसिड की बात करें बच्चों, तो यूरिक एसिड जो है वो पेस्ट या फिर पेलेट के फॉर्म में थोड़ा सा सॉलिड होता है, उस फॉर्म में इसको क्या किया जाता है बच्चों? रिलीज किया जाता है। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि वाटर कंजर्व सबसे ज्यादा किया जाता है इन एनिमल्स के अंदर यूरिक एसिड को रिलीज करने में। इसी तरह अगर बात करें बच्चों रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर की बच्चों, तो सबसे ज्यादा जो रिक्वायर करता है वाटर को अपने आप को एलिमिनेट करने के लिए वो है बच्चों अमोनिया। तो याद रखना है, अमोनिया के लिए सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद अगर बात करें लेस देन अमोनिया, तो वो किस में होती है? यूरियोटेलिक के अंदर। और सबसे कम रिक्वायरमेंट वाटर की होती है बच्चों किन के अंदर? यूरिकोटेलिक के अंदर। इसी तरह साथ बात करें बच्चों टॉक्सिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट टॉक्सिसिटी किसकी होती है बच्चों? अमोनिया की बच्चों। इसके कंपेरिजन में अगर हम बात करें लेस देन अमोनिया, ये किसकी होती है बच्चों? यूरिया की। इसी तरह अगर बात करें बच्चों सबसे कम टॉक्सिक कौन सा होता है? तो वो होता है हमारे पास यूरिक एसिड बच्चों। तो आपको याद रखना है बच्चों, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक है उतना ही ज्यादा क्या करता है? वाटर को रिक्वायर करता है अपने आप को एलिमिनेट करने के लिए। यहां पर अपने को बच्चों इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो अमोनोटेलिक है, कौन से ऑर्गेनिज्म जो है यूरियोटेलिक है, एंड कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो यूरिकोटेलिक है बच्चों। देखिए जरा, अगर बात कीजिए टेलियोस्ट, टेडपोल इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। एक्वेटिक इंसेक्ट्स और एक्वेटिक एम्फीबिया, ये सारे जो होते हैं वो होते हैं अमोनोटेलिक। इसी तरह अगर बात करें बच्चों यूरियोटेलिक के अंदर, तो मैमल्स, मेराइन फिशेस, इसी तरह टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया। एक एग्जांपल और लिखिए बच्चों, कार्टिलेजिनस फिश, ये सारे क्या होते हैं बच्चों? यूरियोटेलिक होते हैं। इसी की तरह बात करें बच्चों यूरिकोटेलिक बच्चों, तो यूरिकोटेलिक जो होते हैं वो नॉर्मली हम बात करें बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की, लैंड स्नेल्स की और रेप्टाइल्स की, लिजर्ड्स की, ये सारे क्या होते हैं बच्चों? यूरिकोटेलिक होते हैं बच्चों। सिंपल सा इतना अपने याद रख सकते हैं, जहां पर वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है तो वो नॉर्मली क्या होते हैं बच्चों? अमोनोटेलिक होते हैं। और जहां पर हम देखते हैं कि वाटर बहुत कम है, यानी कि टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन भी कह सकते हैं हम कुछ एनिमल्स के अंदर, वहां पर क्या रिलीज किया जाता है बच्चों? यूरिक एसिड रिलीज किया जाता है। तो बच्चों टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए बच्चों। चलिए बच्चों अब बात करते हैं होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस के बारे में बात करें तो बच्चों होम्योस्टेसिस ये जो टर्म्स जो थी ये बताया इसके बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बच्चों? वॉल्टर कैनन ने बच्चों। होम्योस्टेसिस के बारे में आप भी जानते हैं, मेंटेनिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे कि हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो CO2 एंड O2 के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है। इसी तरह हम अगर बात करें इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, तो आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से हमारे मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को बच्चों। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, ये भी हमारी कहीं ना कहीं H+ के सिक्रेशन वगैरह को कंट्रोल करेगा, यानी हम बात कर सकते हैं कि ये भी ब्लड pH वगैरह को हमारे कंट्रोल करेगा, हमारे ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, हमारे पास जो एक्यूमुलेट होते हैं एक्सेस के अंदर सब्सटेंसेस उसको एलिमिनेट करता है। तो कुल मिलाकर हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को अचीव करवाने में, मेंटेन करवाने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। तो होम्योस्टेसिस जो था वो किसने बताया? हम बात करेंगे वॉल्टर कैनन ने। होमोस्टेटिक मैकेनिज्म जो होती है बच्चों इंपॉर्टेंट है फॉर नॉर्मल लाइफ एज दे मेंटेन कंडीशन विद इन अ रेंज इन विच द एनिमल मेटाबॉलिक प्रोसेस कैन अकर। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो नॉर्मल चलते रहें, इस चीज को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उसे बोलते हैं हम होम्योस्टेसिस। अगर बात करें बच्चों ऑस्मो रेगुलेशन, बच्चों क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन बच्चों? तो वर्ड देखो यहां पर आ रखा है हमारे पास ऑस्मो, यानी कि कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस का हमारे पास यहां पर कंट्रीब्यूशन होगा। अगर बात करें बच्चों रेगुलेशन करना सोल्यूट मूवमेंट का, हम अगर सोल्यूट के मूवमेंट को देखें तो सोल्यूट के मूवमेंट पर ही डिपेंड करता हुआ दिखाई देता है वाटर का मूवमेंट भी। हम जानते हैं अगर सोल्यूट जिस तरफ ज्यादा हो जाएगा उस तरफ वाटर का मूवमेंट भी हो जाता है हमारे पास। तो हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट मूवमेंट एनहेंस वाटर मूवमेंट। और वाटर का मूवमेंट कैसे होता है बच्चों? नॉर्मली हम बात करते हैं ऑस्मोसिस से। तो इस मैकेनिज्म को रेगुलेट करना, यानी कि सोल्यूट के मूवमेंट को रेगुलेट करना एंड साथ में वाटर को मूवमेंट को रेगुलेट करना, इसे हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन बच्चों।
अगर बात की जाए मेंटेनेंस करना किसके बारे में, सोल्ट की और वाटर कॉन्सेंट्रेशन की। नॉर्मली हम बात करते हैं NaCl की, तो सोल्ट एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना किस स्टेट में, स्टेडी स्टेट में, यानी कि अनवेरिंग कंडीशन में, हमारी स्टेट जो है वो वेरी नहीं कर रहा हो, उस कंडीशन में हमारे सोल्ट एंड वाटर को मेंटेन करना। इसी के साथ बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन बच्चों, एनिमल दो तरह के होते हैं, ऑस्मो कंफर्मर होते हैं बच्चों, ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं बच्चों। वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले बात करें बच्चों ऑस्मो कंफर्मर की, तो ऑस्मो कंफर्मर जो होते हैं बच्चों, इसके लिए जो पॉइंट आपको याद रखना है, दीज एनिमल कैन नॉट एक्टिवली कंट्रोल द ऑस्मोटिक कंडीशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड्स बच्चों। ये एनिमल जिस एनवायरमेंट में रहते हैं बच्चों, उसके सराउंडिंग एनवायरमेंट में जो ऑस्मोलरिटी है वैसे ही अपनी ऑस्मोलरिटी को क्या कर लेते हैं बच्चों, एडेप्ट कर लेते हैं। तो देखो, instead of this they change or adapt the osmolarity of body fluids according to the osmolarity of the surrounding medium। तो बच्चों जैसा ही सराउंडिंग मीडियम होगा वैसे ही ऑस्मोलरिटी अपनी बॉडी की क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, जिसके कारण से फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है वो क्या कर लेते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या है इसके बच्चों, मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स हैं और इसी साथ सम फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स हैं। तो बच्चों आपको सिर्फ इसको डेफिनेशन को याद रखना है और एक रीडिंग आपको इसकी एग्जाम्पल की देनी है। इसी तरह बात करें बच्चों ऑस्मो रेगुलेटर, हम क्या है बच्चों, हम ऑस्मो रेगुलेटर हैं बच्चों। देखिए ऑस्मो रेगुलेटर क्या होते हैं, दीज एनिमल्स मेंटेन एन इंटरनल ऑस्मोलरिटी डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम बच्चों। अगर सराउंडिंग मीडियम में कुछ भी ऑस्मोलरिटी है लेकिन वो अपनी बॉडी की ऑस्मोलरिटी जो है उसको मेंटेन कर पाते हैं, तो इस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर बोलते हैं बच्चों। ऑस्मो रेगुलेटर एनिमल्स मस्ट आइदर एलिमिनेट एक्सेस वाटर इफ दे आर इन हाइपोटोनिक मीडियम और दे शुड कंटिन्यूअसली टेक इन वाटर टू कंपनसेट फॉर वाटर लॉस इफ दे आर इन हाइपरटोनिक मीडियम बच्चों। क्या कहना चाहता है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे एक फिश लेते हैं अपने, ये फिश ली अपने, अगर इस फिश को देखें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए, हाइपोटोनिक जिसमें सोल्यूट क्या है, बहुत कम, यहां पर अपने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे कि सिंपल हाइपोटोनिक, सोल्यूट बहुत कम है। आप जानते हैं कि यहां पर अब क्या होगा, वाटर का मूवमेंट इस फिश के अंदर होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब वाटर एक्सेस में आ रहा है तो यूरिन जो है वो क्या फिश करना शुरू कर देगी, डाइल्यूटेड रिलीज करना शुरू कर देती है। और डायलेटेड यूरिन रिलीज करने से फायदा क्या होगा बच्चों, जो एक्सेस में वाटर फिश के अंदर आ रहा था वो अब जो है कंपनसेट कहीं ना कहीं होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें ऐसी फिश जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखी हुई है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब सोल्यूट बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि वाटर लॉस जो है वो बाहर की तरफ होना शुरू हो जाएगा। और अगर वाटर लॉस बाहर की तरफ होना शुरू हो जाएगा तो इसकी बॉडी के अंदर वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको वो कैसे कंट्रोल करेगी, यूरिन जो रिलीज करेगी वो यूरिन कैसा होगा, स्केंटी होगा या फिर कॉन्सेंट्रेट होगा। तो देखो बच्चों अपनी बॉडी के वॉल्यूम्स को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर हाइपरटोनिक मीडियम में रखा हुआ है तो यूरिन कैसा रिलीज कर रही है, डाइल्यूट। क्यों रिलीज कर रही है, क्योंकि एक्सेस में वाटर जो है बॉडी के अंदर जा रहा है। इसी तरह अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है बच्चों बाहर की तरफ सोल्यूट बहुत ज्यादा है, और अगर बाहर की तरफ सोल्यूट ज्यादा है तो फिर अंदर का वाटर जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। अब वाटर जो है एक्सेस में लॉस हो रहा है। अब ये एनिमल क्या करेगा इस कंडीशन के अंदर, ये अपना यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट रिलीज करना शुरू कर देगा, स्केंटी यूरिन रिलीज करना शुरू कर देगा। तो अगर इस तरह के प्रोसेस चलते हुए दिखाई देते हैं तो हम इस तरह के एनिमल्स को बोलते हैं बच्चों ऑस्मो रेगुलेटर एनिमल। जैसे कि एग्जांपल है मोस्ट वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट हेगफिश। तो आपकी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है बच्चों, तो आपको एक रीडिंग देनी है इन ऑस्मो कंफर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर की बच्चों। अब हमारे एनसीईआरटी के अंदर बच्चों कुछ एनिमल्स के बारे में बता रखा है और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बता रखा है, हमें वो याद रखने हैं बच्चों। जैसे कि बात करें बच्चों फ्लैट वर्म्स, एग्जांपल इसके बारे में बताता है वो प्लेनेरिया, रोटीफर्स, सम एनिलिड्स एंड सिफेलोकोडेट, जैसे कि उसका एग्जांपल लेता है बच्चों एम्फिओक्सस। एंड देन उसके बारे में बताता है कि उनके अंदर कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं बच्चों, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स। इसके लिए आपको यह भी याद रखना है कि फ्लेम सेल्स जो होते हैं बच्चों सिंपलेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। सिंपलेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं आपसे अगर पूछें तो आप इसका आंसर क्या देंगे बच्चों, फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया। इसी तरह आपसे पूछे बच्चों अर्थवॉर्म है या फिर एनिलिड्स की, अगर नॉर्मल एनिलिड्स की अगर आपसे पूछा जाए तो इसके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, तो नेफ्रिडिया बच्चों। इसी तरह अगर बात करें बच्चों मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, जैसे कि एग्जांपल ले रखा है उसने कॉकरोच, तो उसके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, तो बच्चों मेलपिजियन ट्यूब्यूल। इसी तरह अगर बात करें बच्चों क्रिस्टेशियन, जिसका एग्जांपल वो लेता है प्रॉन, उसके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, तो ग्रीन ग्लैंड्स या फिर जिन्हें बोलते हैं हम एंटीनल ग्लैंड भी।
और हम बात करते हैं कॉर्डेट्स के अंदर, तो कॉर्डेट्स के अंदर कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं? किडनी, जैसे कि हम बच्चों। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर आपके एक पैराग्राफ में दे रखे हैं, तो आपको एनिमल्स एंड उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये आपको याद होने चाहिए बच्चों, एग्जाम में इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब अगर बात करें बच्चों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आप देखें जरा बच्चों, ये ऐसा एक फिगर आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 291 पर दे रखा है। 19.1 फिगर ये आपके सामने है बच्चों। यहां पर देखें अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? 2 किडनी प्रेजेंट होती है हमारे पास, 2 यूरिटर दिखाई देती है, यानी कि पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, पेयर ऑफ यूरिटर्स प्रेजेंट होती है। इसी तरह बात करें बच्चों, एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है और एक यूरिथ्रा प्रेजेंट होती है बच्चों। यहां पर इस डायग्राम के अंदर मैंने कुछ नाम हटा दिए हैं, जो नाम अपने आप डिस्कस कर रहे हैं मैंने उन्हीं को रखा है। जैसे कि बात करें किडनीज, ये हमारे पास किडनी, यहां पर हमारे पास यूरिटर, ये एक यूरिटर और एक यूरिटर ये वाली हमारे पास, यूरिनरी ब्लैडर बच्चों हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर, एंड यूरिनरी ब्लैडर के बाद जहां से यूरिन बाहर की तरफ निकाला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूरिथ्रा बोलते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है बच्चों। आपको एक बात याद रखनी है कि राइट किडनी जो होती है बच्चों, वो नीचे की तरफ होती है, लोअर होती है पोजीशन में। इसका रीजन ये है बच्चों, ड्यू टू पोजीशनिंग ऑफ लीवर। लीवर के कारण से हम देखते हैं कि किडनी की जो पोजीशन होती है वो थोड़ी सी क्या होती है? नीचे होती है। कौन सी किडनी की? तो ये याद रखना है, राइट किडनी बच्चों। इसी के साथ बात करें बच्चों किडनी की, तो किडनी के बारे में अगर इंपॉर्टेंट वर्ड है तो किडनी जो बच्चों मेजोडर्मल ऑर्गन होता है, यानी कि इसकी ओरिजिन जो है वो कौन सी है बच्चों? मेजोडर्म बच्चों। मेमिलियन किडनी जो है वो किस शेप की है बच्चों? तो बीन शेप्ड की है, रेडिश ब्राउन होती है बच्चों। कलर में अगर आपसे पूछें तो रेडिश ब्राउन होती है बच्चों। यहां पर हम देखते हैं कि डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि इरेगुलर नेटवर्क में होता है। आप जानते हैं, आपने एनिमल टिश्यू पढ़ा है, डेंस इरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है इस किडनी के ऊपर की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल बोलते हैं बच्चों। किडनी की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। किडनी जो है वर्टिबल कॉलम के लेटरल में प्रेजेंट होती है। किडनीज आर लोकेटेड लेटरली ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। किस वर्टिबल कॉलम में, किस वर्टिब्री के बीच में? तो ये आपको याद रखना है बच्चों, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री एंड हम बात करें लंबर की थर्ड वर्टिब्री, इसके बीच में लोकेटेड होती है, क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बच्चों। अगर बात की जाए एब्डोमिनल कैविटी की, तो एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की तरफ ये लोकेटेड होती है, आपको याद रखना है। आप जानते हैं पेरिटोनियम, पेरिटोनियम जो कैविटी होती है उसके पोस्टीरियर में ये प्रेजेंट होती है, और इसी कारण से इसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी बोलते हैं। आइए अगली अपकमिंग स्लाइड्स में इसको देखेंगे। इन ह्यूमन राइट किडनी इज एट स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी, और इसका रीजन अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे ड्यू टू पोजिशनिंग ऑफ लीवर। लीवर के कारण से ये थोड़ी सी नीचे की तरफ दिखाई देती है लेफ्ट किडनी से। कौन सी किडनी? राइट किडनी। इसके बाद देखो बच्चों, किडनी के बारे में अगर बात करें तो किडनी की एक सरफेस, ये वाली सरफेस, ये कहलाती है बच्चों कॉन्वेक्स सरफेस, जबकि ये वाली सरफेस ये कहलाती है बच्चों कॉनकेव सरफेस। इसकी लोकेशन क्या है? तो आपको याद रखनी है बच्चों, लंबर 3 और थोरेसिक की लास्ट वर्टिब्री यानी T12 वर्टिब्री के बीच में क्या होती है? ये लोकेटेड होती है बच्चों। तो ये है किडनी की सरफेस बच्चों। किडनी की अगर बात की जाए, जैसा कि हम देखते हैं किडनी का इस तरह का स्ट्रक्चर, तो हम कह सकते हैं किडनी का ये जो साइड है बच्चों, ये साइड होता है मीडियल साइड, जबकि ये साइड जो होता है बच्चों, ये साइड, इसे हम बोलते हैं लेटरल साइड। लेटरल साइड। तो अगर आपसे पूछे किडनी का कौन सा साइड जो होता है कॉन्वेक्स होता है, तो आप क्या बताएंगे? इसका लेटरल साइड कॉन्वेक्स होता है। इसी तरह से पूछे किडनी का मीडियल साइड कौन सा होता है, तो बच्चों कॉनकेव होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये तो है बच्चों कॉनकेव सरफेस किडनी की, जबकि ये कौन सी सरफेस है बच्चों? कॉन्वेक्स सरफेस है बच्चों किडनी की। इसी के साथ बात करें, जैसे हमने अभी बात की कि किडनी जो है वो डोर्सल बॉडी वॉल के कांटेक्ट में होती है, तो देखिए जरा, डोर्सल सरफेस ऑफ द किडनी इज अटैच्ड टू द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल बच्चों। So only its ventral surface is covered by peritoneum. This type of kidney is called retroperitoneal kidney और extraperitoneal kidney बच्चों। समझना बड़ा आसान सा है बच्चों। देखिए, अगर मैं इसे एब्डोमिनल कैविटी को एज्यूम करूं, तो एब्डोमिनल कैविटी या फिर जिसे हम बोले पेरिटोनियम कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी की बाहर की आउटर वॉल है, जिसे मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है एब्डोमिनल वॉल बच्चों। ये डोर्सल साइड है, यानी कि पीछे की तरफ वाला साइड है, जबकि ये वाला साइड जो है मैंने इसे वेंट्रल साइड लिया है बच्चों। ये जो हमारे पास कैविटी है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी बच्चों। पेरिटोनियम का ये जो साइड होगा, ये
ये कौन सा साइड है बच्चों? ये पेरिटोनियम का डोर्सल साइड बच्चों हमारे पास, पेरिटोनियम कैविटी। अब किडनी की लोकेशन को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये किडनी, ये हमारा वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम के लेटरल में लोकेटेड होती है किडनी। किडनी इस पेरिटोनियम के बाहर की तरफ है, यानी पोस्टीरियर है। इस किडनी की लोकेशन इसी कारण से कहलाती है रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन। किडनी का जो डोर्सल सरफेस है वो कहां कांटेक्ट में आ रहा है बच्चों? इसके एब्डोमिनल वॉल में। और कौन सी साइड की? डोर्सल साइड की, एब्डोमिनल वॉल के। तो यहां पर वो ये कहना चाह रहा है कि किडनी का डोर्सल सरफेस जो है वो डोर्सल एब्डोमिनल वॉल के कांटेक्ट में आता है। अब अगर बात करें बच्चों पेरिटोनियम, ये जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम की ये वॉल, इसके कांटेक्ट में किडनी का कौन सा सरफेस आता है? तो किडनी का ये सरफेस कौन सा हो गया बच्चों? वेंट्रल सरफेस हो गया। तो वेंट्रल सरफेस जो है इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार क्वेश्चन बनता है इससे, इसलिए यहां पर आपण डिस्कस कर रहे हैं। वेंट्रल सरफेस ऑफ किडनी किसके कांटेक्ट में आता है बच्चों? पेरिटोनियम के कांटेक्ट में आता है। तो ये 2 पॉइंट बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेरिटोनियम के पीछे की तरफ होती है, इसीलिए हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है किडनी। अब देखिए बच्चों किडनी के बारे में कुछ और बातें। किडनी की जो लेंथ होती है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है इसकी लेंथ वो कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर। जबकि अगर बात करें इसकी विड्थ की बच्चों तो ये होती है 5 to 7 सेंटीमीटर। और अगर इसकी बात करें थिकनेस की, ये जो थिकनेस होती है बच्चों ये होती है 2 to 3 सेंटीमीटर की। तो ये डाटाज भी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो हमें एक रीडिंग देनी है। इसके अलावा किडनी की एक नोच दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं हाइलम, या फिर इसे बोलते हैं रीनल हाइलस भी। अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर है अपने, वहां नोट कर लेंगे इस चीज को। हाइलम के थ्रू हम देखते हैं यहां पर रीनल आर्टरी एंटर होते हुए दिखाई देती है और रीनल वेन जो है वो बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देती है। यूरेटर जो है वो बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देती है। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि हाइलम किस तरफ है? इसके कॉनकेव साइड में या फिर कॉन्वेक्स साइड के अंदर? तो ये लोकेशन कौन सी है बच्चों? ये इसका कॉनकेव सरफेस है बच्चों। और कॉनकेव सरफेस कौन सी साइड? मतलब मीडियल साइड। तो मीडियल साइड किडनी के जहां पर उसकी कॉनकेव सरफेस होती है वहां पर एक नोच प्रेजेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? हाइलम। और इस हाइलम के थ्रू हम देखते हैं रीनल आर्टरी एंटर होते हुए दिखाई देती है और रीनल वेन जो है या फिर यूरेटर जो है वो बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देती है। तो आपको याद रखना है बच्चों किडनी की लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस है वो 2 to 3 सेंटीमीटर बच्चों। देखिए वो डाटा यहां पर दे रखे हैं। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। अगर बात करें इसका वेट का तो 120 to 170 ग्राम बच्चों। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस बच्चों, इनर कॉनकेव सरफेस, वहां पर एक नोच प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइलम, या फिर इसे बोलते हैं हाइलस रिनलिस। अगर बात करें जहां से हमारी ब्लड वेसल्स, रीनल आर्टरी एंड नर्व्स वो तो क्या होती है? एंटर होते हुए दिखाई देती है एंड यूरेटर एंड रीनल वेन जो है वो बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। तो आपको बेटा ये लाइन भी याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों किडनी की, तो देखिए जरा किडनी के अंदर किडनी की जो आउटर कवरिंग होती है बच्चों इसे हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। और रीनल कैप्सूल जो होता है वो बना होता है डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि इरेगुलर फॉर्म में होता है। यह आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा भी है। इस रीनल कैप्सूल की अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंट कवरिंग होता है जो कि इस किडनी को इसकी बेसिक शेप प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर अगर बात करें तो इस रीनल कैप्सूल के ऊपर की तरफ फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बच्चों, और उस फैटी टिश्यू की लेयर को हम बोलते हैं एडिपोज कैप्सूल। क्या बोलते हैं बच्चों? एडिपोज कैप्सूल। एडिपोज कैप्सूल यहां पर इसके लिए शॉक एब्जॉर्बर का फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर देखें इसके ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जो भी कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं रीनल फेसिया। रीनल फेसिया कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो कि सराउंडिंग टिश्यू के साथ इस किडनी को एंकर प्रोवाइड करती है बच्चों। तो किडनी की जो इमीडिएट कवरिंग है उसे तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? रीनल कैप्सूल, जो कि डेंस व्हाइट फाइब्रस का इरेगुलर नेटवर्क है। इसके ऊपर की तरफ फैटी टिश्यू की लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एडिपोज कैप्सूल, और सबसे बाहर की तरफ हमें क्या मिलता हुआ दिखाई देता है? रीनल फेसिया। ये भी क्या है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू ही है जो कि सराउंडिंग टिश्यू के साथ एंकर प्रोवाइड करती है। भाई किडनी जो है वो अपनी जगह पर ही बनी रहे, हिले ना अपनी जगह से, तो इसलिए यहां पर हमारे पास एंकर प्रोवाइड करने के लिए फिर से एक बाहर की तरफ क्या है? कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। अब अगर हम किडनी के बारे में बात करें बच्चों, फोकस करना, कनेक्ट होना मेरे साथ में। किडनी का जो ये आउटर साइड जो होता है, ये आउटर पार्ट जो होता है इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स पार्ट बच्चों।
जबकि हम बात करते हैं इनर पार्ट जो है बच्चों, ये यहां पर हमें बहुत सारे पिरामिड दिखाई देते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला वाला पार्ट, जहां पर बहुत सारे मेडुलरी पिरामिड दिखाई देते हैं, कॉनिकल स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। ये अगर ह्यूमन में बात करें तो 10 to 12 मेडुलरी पिरामिड दिखाई देते हैं इन ईच किडनी बच्चों। एक किडनी के अंदर इस तरह के मेडुलरी पिरामिड दिखाई देते हैं ये, और ये किस तरफ है, अंदर की तरफ है, पिरामिड शेप के हैं, इसलिए इन्हें मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। तो बच्चों याद रखना है, आउटर पार्ट तो कहलाता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट, और जो इनर पार्ट है यानी कि मेडुला वाला पार्ट जो है वहां पर प्रेजेंट होते हैं मेडुलरी पिरामिड। कितने प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर अगर बात करें 10 से 12, जबकि अगर रेबिट में बात करें तो यहां पर 1 मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होता है। लेकिन हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन के अंदर कितने मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होते हैं बच्चों। इसके साथ बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और भी है हमारे पास, जैसे कि हम बात करें कॉलम ऑफ बर्टीनी। आप देखें बच्चों, फोकस करें इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट को। कॉर्टेक्स वाला पार्ट मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देता है। इस एक्सटेंड पार्ट को, इस एक्सटेंड पार्ट को, इस एक्सटेंड पार्ट को, इस एक्सटेंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी। यानी कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट मेडुलरी पिरामिड के अंदर या फिर मेडुलर रीजन के अंदर एक्सटेंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी बच्चों। दूसरा बच्चों एक टर्मिनोलॉजी और आपको याद रखनी है, ये मेडुलरी पिरामिड है बच्चों, और मेडुलरी पिरामिड का जो टिप वाला पार्ट होता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, रीनल पेपिला। क्या बोलते हैं बच्चों, रीनल पेपिला। ये मेडुलरी पिरामिड जो होते हैं, जैसे अगर आपने ह्यूमन में बात करें तो क्या नंबर बताया मैंने, 10 to 12। ये जहां से ओपन होते हुए, जिसमें ओपन होते हुए दिखाई देते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों कैलिक्स। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो माइनर कैलिक्स बच्चों। तो हमारे पास लगभग उतने ही कैलिक्स होंगे जितने क्या होते हैं, मेडुलरी पिरामिड होते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जितने मेडुलरी पिरामिड है उतने ही क्या होते हैं हमारे पास, माइनर कैलिक्स होते हैं। फिर हम देखते हैं कि माइनर कैलिक्स आपस में जुड़कर क्या बना के देते हैं हमें बच्चों, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स 2 to 3 माइनर कैलिक्स कनेक्ट होते हैं और बना के देते हैं मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स जैसे कि ये हमारे पास मेजर कैलिक्स, ये हमारे पास मेजर कैलिक्स। एंड फिर मेजर कैलिक्स बाद में फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बना के देते हैं, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम रीनल पेल्विस बच्चों। याद रखना, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, ब्रॉड स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस स्ट्रक्चर। तो बड़ी आसान सी है बच्चों। वापस मुझे बताइएगा, किडनी की अगर बात करें तो इसकी कवरिंग जो है वो क्या कहलाती है, रीनल कैप्सूल। इसके बाद मैंने आपको एक लेयर और बताई, वो एडिपोज कैप्सूल, और सबसे आउटर मोस्ट मैंने आपको एक लेयर और बताई जिसे हमने बोला रीनल फेसिया। आप इंपॉर्टेंट है बच्चों, रीनल कैप्सूल याद रखना, जो कि इसकी इमीडिएट कवरिंग है, जो कि किडनी को बेसिक शेप प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगर बात की जाए बच्चों, किडनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट इसका आउटर पार्ट जिसे बोला कॉर्टेक्स वाला पार्ट, और इनर पार्ट जहां पर बहुत सारे इस तरह पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इस पार्ट को हमने बोला मेडुला वाला पार्ट। ये पिरामिड मेडुला वाले पार्ट में प्रेजेंट थे, इसीलिए इनको फिर मेडुलरी पिरामिड भी नाम दिया गया। मेडुलरी पिरामिड का नंबर कितना है, तो ह्यूमन में याद रखना है 10 to 12 प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स वाला पार्ट मेडुलरी पिरामिड के अंदर या फिर मेडुला के अंदर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी बच्चों। मेडुलरी पिरामिड का टिप वाला पार्ट क्या कहलाता है, रीनल पेपिला कहलाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मेडुलरी पिरामिड जो होते हैं वो जिसके साथ कम्युनिकेट करते हुए दिखाई देते हैं उसे बोलते हैं माइनर कैलिक्स। जितने मेडुलरी पिरामिड होते हैं उतना ही अप्रोक्सीमेटली नंबर होता है माइनर कैलिक्स का। 2 to 3 माइनर कैलिक्स जुड़कर क्या बना के देते हैं, मेजर कैलिक्स बच्चों। एंड ऐसे मेजर कैलिक्स जो है हमारे पास, ये जुड़ के एक फनल शेप ब्रॉड स्ट्रक्चर बना के देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस, जो कि आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा किसके अंदर बच्चों, यूरेटर के अंदर। तो ये अपना किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमने पढ़ा। अगर बात करें, अब इसको थ्योरी में देखते हैं, इनर टू द हाइलम, जो कि एक नोच प्रेजेंट थी बच्चों, याद करो, कॉनकेव साइड इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस, जहां पर हम देखते हैं बहुत सारे प्रोजेक्शन, जिन्हें हम बोलते हैं कैलाइसिस। जो कैलिक्स होता है बच्चों सिंगुलर फॉर्म, और कैलाइसिस जो है वो है प्लूरल फॉर्म बच्चों। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल बच्चों। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स। कौन सा बच्चों, आउटर वाला पार्ट तो कॉर्टेक्स, एंड इनर वाला कौन सा बच्चों, मेडुला। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड, जो कि नंबर में होते हैं 8 to 12 या फिर 10 to 12 बच्चों। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस, जिनका सिंगुलर फॉर्म क्या कहलाता है बच्चों, कैलिक्स कहलाता है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम ऑफ बर्टीनी बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करें बच्चों, एक टर्मिनोलॉजी आती है कंपनसेंट हाइपरट्रॉफी। अगर एक किडनी को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए तो जो दूसरी किडनी होती है उसके अंदर हम हाइपरट्रॉफी होते हुए देखते हैं। हाइपरट्रॉफी का मतलब यह होता है बच्चों, साइज में इंक्रीज होना।
एक वर्ड होता है हाइपरप्लेसिया और एक वर्ड होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज में इंक्रीज होना, हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है साइज में तो इंक्रीज हो ही रहा है, साथ ही साथ नंबर ऑफ सेल्स भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही है बच्चों। तो देखें बच्चों, अगर बात करें कंपनसेंट हाइपरट्रॉफी को, तो अगर बॉडी से एक किडनी बाहर निकाल दी जाए तो दूसरी किडनी जो है उसके फंक्शन को कंपनसेट करने की कहीं ना कहीं ट्राई करती है, अपने साइज को एनलार्ज करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंपनसेट हाइपरट्रॉफी। आइए एक रीडिंग देते हैं। If one kidney is removed from the body of human being, then the other one increase in size and try to perform the function of removed kidney. It is an example of regeneration method called compensate hypertrophy बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये नॉर्मल किडनी, लेकिन जैसे ये किडनी को बाहर निकाल दिया गया तो फिर किडनी के अंदर एनलार्जमेंट दिखाई देता है, इसे बोलते हैं हम कंपनसेट हाइपरट्रॉफी बच्चों। तो एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको एक रीडिंग देनी है। चलिए बच्चों, अब वापिस से एक बार मूव करते हैं हमारे इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। आपने अभी देखा कि हमारे पास पेयर में किडनी प्रेजेंट होती है, हमारे पास पेयर में यूरेटर प्रेजेंट होता है, हमारे पास एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमने बात की अभी किडनी के बारे में, तो किडनी का जो आउटर पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स वाला पार्ट, जबकि किडनी का हमारा अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम मेडुलरी पिरामिड, जो कि मेडुला वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। हमने अभी बात की कितने मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होते हैं हमारे एक किडनी के अंदर, तो 10 to 12 मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। अब आपने देखा कि मेडुलरी पिरामिड जो ओपन होते हैं वो ओपन होते हैं माइनर कैलिक्स में, और इसी तरह माइनर कैलिक्स ओपन होते हुए दिखाई देते हैं हमारे पास मेजर कैलिक्स के अंदर। 2 to 3 माइनर कैलिक्स फ्यूज होते हैं और बनाते हैं मेजर कैलिक्स बच्चों, और इस तरह जो फाइनली 2 to 3 मेजर कैलिक्स जो एक फनल शेप ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाती हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस बच्चों। एंड रीनल पेल्विस वाले रीजन से यूरिन यूरेटर के थ्रू बाहर निकलना शुरू होता है। किसके थ्रू बच्चों, यूरेटर के थ्रू बाहर निकलना शुरू होता है, क्या, यूरिन बच्चों। एंड ये यूरिन फाइनली जाकर एक्यूमुलेट कलेक्ट होना शुरू होता है हमारे एक स्ट्रक्चर में, एक ऑर्गन में, जिसे हम बोलते हैं बच्चों यूरिनरी ब्लैडर, जो कि लाइंड होता है, कवर्ड होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कि उसे पावर देती है स्ट्रेच होने की, एक्सपेंड होने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिन को अंदर की तरफ एक्यूमुलेट किया जा सके। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है बच्चों, इसके अंदर ये जो यूरेटर की ओपनिंग है ये खास होती है। यूरेटर की इन ओपनिंग को हम बोलते हैं कि ये ऑब्लिक ओपनिंग होती है। अब क्या रीजन है इस ऑब्लिक ओपनिंग होने का, ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। यूरिनरी ब्लैडर के बाद हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसे हम बोलते हैं बच्चों यूरिथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन को फिर बॉडी से बाहर की तरफ निकाला जाता है। अब देखें बच्चों, इस ऑब्लिक ओपनिंग के बारे में कुछ खास, या हम बात करेंगे डिटेल में इस यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। देखिए बच्चों, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बच्चों हम बात कर रहे हैं कि यूरेटर की क्या होती है बच्चों, ओपनिंग होती है। ये यूरेटर की ओपनिंग है बच्चों, और यूरेटर की इन ओपनिंग को हम बोलते हैं बच्चों ऑब्लिक ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग बच्चों, ऑब्लिक ओपनिंग। ये रीजन क्या है ऑब्लिक ओपनिंग होने का बच्चों, क्योंकि यहां पर कोई एनाटॉमिकल वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए एक फिजियोलॉजिकल वॉल्व क्रिएट किया गया है, जनरेट करने की कोशिश की गई है बच्चों। एनाटॉमिकल वॉल्व का मतलब है कि एक वॉल्व प्रेजेंट होता जो कि यूरिन के बैक फ्लो को क्या करता, प्रिवेंट करता, ताकि यूरिन जो यहां पर एक्यूमुलेट हुआ है वो वापस अंदर की तरफ मूव ना कर पाए। अब क्योंकि एनाटॉमिकल वॉल्व नहीं था तो इसकी ओपनिंग को क्या कर दिया गया बच्चों, ऑब्लिक ओपनिंग कर दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कोई पाइप जिससे हम पानी देते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं गार्डन के अंदर, उसके पाइप को अगर हम देखें आगे से मोड़ दें तो उसका जो फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है ना। इसी तरह हम देखते हैं कि इनकी ऑब्लिक ओपनिंग से फायदा क्या होता है, जैसे जैसे यहां पर यूरिन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो इनकी ओपनिंग क्या हो जाती है बच्चों, ये बंद हो जाती है। तो इसलिए इनकी ऑब्लिक ओपनिंग से हमने क्या किया, यूरिन के बैक फ्लो को प्रिवेंट किया बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों इस यूरिनरी ब्लैडर की बच्चों। जैसे कि हम देखते हैं बाहर की तरफ होती है सीरोसा, बीच में मिडल में होती है मस्कुलरिस, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है इसे बोलते हैं हम म्यूकोसा। आपने हिस्टोलॉजी पढ़ी होगी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन की, तो हम नॉर्मली बात करते हैं आउटर मोस्ट सीरोसा की, मिडल में बात करते हैं मस्कुलरिस जो कि मसल लेयर होती है, और इनर मोस्ट जो लेयर होती है जो एपिथेलियम होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं म्यूकोसा वाला पार्ट। यहां पर अगर हम देखें रफली बच्चों, तो जो मिडल में जो मस्कुलरिस होती है उस यूरिनरी ब्लैडर की मस्कुलरिस को हम बोलते हैं बच्चों डिट्रूसर मसल। कौन सी मसल बोलते हैं बच्चों, डिट्रूसर मसल। इसी तरह अगर बात करें जो बच्चों इनर मोस्ट जो म्यूकोसा है, जहां पर अपने को एपिथेलियम मिलेगी, एपिथेलियम तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, जिसे आप यूरोथेलियम भी बोलते हैं। साथ ही साथ हम बात करें यहां पर इस म्यूकोसा के कारण से रगी जो है वो भी जनरेट होते हुए दिखाई देते हैं। इसकी ओपनिंग जहां पर यूरेटर की ओपनिंग दिखाई देती है, एक ट्रायंगुलर सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं बच्चों ट्राइगोन। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया है बच्चों। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ रही है बच्चों वो आ रहे हैं स्फिंक्टर बच्चों। यहां पर आप देखें स्फिंक्टर जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंटरनल स्फिंक्टर बच्चों और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर बच्चों।
ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो इंस्पेक्टर हैं बच्चों, ये सर्कुलर मसल से ही बने हुए दिखाई देते हैं हमारे पास। खास बात है बच्चों, अब यूरिन जो है वो बाहर अगर आएगा तो कहां से बाहर आता हुआ दिखाई देगा, इस इंटरनल यूरिथ्रल इंस्पेक्टर से, एंड देन फाइनली जो बाहर रिलीज किया जाएगा वो बच्चों एक्सटर्नल यूरिथ्रल इंस्पेक्टर से। और किस ऑरिफेस से बच्चों, तो एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफेस के थ्रू इसको बाहर रिलीज किया जाएगा। इन इंस्पेक्टर में बारे में आपको याद रखना है कि इंटरनल यूरिथ्रल इंस्पेक्टर जो होता है बच्चों वो होता है इनवॉल्यूंटरी, जबकि एक्सटर्नल यूरिथ्रल इंस्पेक्टर जो होता है बच्चों ये होता है हमारे पास वॉल्यूंटरी नेचर का बच्चों। तो यूरिनरी ब्लैडर की आपको बेसिक शेप याद रखनी है बच्चों। आपको याद रखना है डिट्रोसर मसल, इंटरनली द ब्लैडर इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम, मिडल में मस्कुलरिस है जिसे आपने क्या बोला डिट्रोसर मसल, और इंटरनली किससे लाइंड है ये बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, इस थ्योरी को देखें, यूरिन जो पास होता है वो हम देखते हैं रीनल पेल्विस से कहां पर जाता है, यूरेटर के अंदर। बोथ द यूरेटर ओपन थ्रू द सेपरेट ऑब्लिक ओपनिंग्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। द ऑब्लिक ओपनिंग प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ यूरिन। इसी के बारे में बात कर रहा था कि यहां पर हमने एक फिजियोलॉजिकल वॉल्व जनरेट किया है क्योंकि यहां पर एनाटॉमिकल वॉल्व नहीं है। तो ऑब्लिक ओपनिंग अपने को ये फायदा देती है कि यूरिन का बैक फ्लो वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। इसके बाद बात करें बच्चों, हमने बात करी अभी एक्सटर्नली यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो लाइंड होता है किस मसल से बच्चों, तो उस मसल को हमने बोला डिट्रोसर मसल बच्चों। यानी कि आप सिंपल वे में अगर याद रखना जाए बच्चों, तो ये जो ऑर्गन है यानी यूरिनरी ब्लैडर जो है बच्चों, इसकी मस्कुलरिस जो है वो क्या है हमारे पास, डिट्रोसर मसल, जो कि इट इज इनवॉल्यूंटरी इन नेचर, व्हाइल इंटरनल द ब्लैडर इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम बच्चों। अगर बात करें एपिथेलियम की, तो एपिथेलियम कौन सी प्रेजेंट होती है बच्चों, यहां पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरोथेलियम, has great capacity to expand so that large volume of urine can be stored if required बच्चों। अगर बात करें बच्चों, ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर मेड ऑफ कौन सी मसल बच्चों, सर्कुलर मसल। इन ह्यूमन 2 स्फिंक्चर्स आर प्रेजेंट, कौन कौन से थे बच्चों, एक तो था इंटरनल और एक था बच्चों एक्सटर्नल। इंटरनल जो था वो तो था इनवॉल्यूंटरी, जबकि एक्सटर्नल जो था वो था क्या, वॉल्यूंटरी बच्चों। इन ह्यूमन 2 स्फिंक्चर्स आर प्रेजेंट, इनर इंटरनल स्फिंक्चर मेड ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल बच्चों। इसी के साथ अगर बात करें आउटर एक्सटर्नल स्फिंक्टर बच्चों, जो कि क्या था, वॉल्यूंटरी स्फिंक्टर बच्चों। दीज नॉर्मली रिमेन किस स्टेज के अंदर बच्चों, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज के अंदर, एंड ड्यूरिंग मिक्चुरेशन बच्चों, मिक्चुरेशन का मतलब होता है पासिंग आउट यूरिन या फिर वॉइडिंग ऑफ यूरिन, यूरिन को बाहर निकालना बच्चों, एक रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं मिक्चुरेशन, जिसको हम डिटेल में देखेंगे भी सही आगे। मिक्चुरेशन जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वॉइडिंग ऑफ यूरिन। उस टाइम पर जबकि मिक्चुरेशन हो रहा है उस टाइम पर ये क्या होते हैं बच्चों, रिलैक्स होते हैं बच्चों। जब मिक्चुरेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तब इसे डिटेल में एक बार हम फिर से देखेंगे बच्चों, इन कॉन्ट्रैक्शन को एंड रिलैक्सेशन को हम फिर से देखेंगे, इसको याद करेंगे। अब अगर बात करें बच्चों, ड्यूरिंग एक्ट ऑफ मिक्चुरेशन यूरिन लीव्स द यूरिनरी ब्लैडर, हम यूरिनरी ब्लैडर के अब बाद वाले स्ट्रक्चर पर पहुंच रहे हैं बच्चों, एंड एंटर्स द मेम्ब्रेनस पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा वाला पार्ट बच्चों। हमने बच्चों यूरिटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर को देखा, यूरिनरी ब्लैडर के बाद अब हम यूरिथ्रा पर मूवमेंट कर रहे हैं। यूरिथ्रा की अगर बात करें बच्चों, तो मेल के अंदर यूरिथ्रा और फीमेल के अंदर यूरिथ्रा को हमें एक शॉर्ट रीडिंग देनी है बच्चों। यहां पर मेल के अंदर आपने देखा हुआ है यूरिथ्रा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक में आप देखते हो यहां पर कि ये यूरिथ्रा 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा और पेनाइल यूरिथ्रा वाला पार्ट। भाई जहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट थी उसे हमने बोला प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, और बीच का एक छोटा सा पार्ट उसे हमने बोला मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, जहां पर एक्सटर्नल स्फिंक्टर प्रेजेंट था। इसी तरह हम बात करते हैं पेनाइल यूरिथ्रा, जो कि पेनिस के अंदर हमें रन करते हुआ दिखाई देता है। खास बात बच्चों, फीमेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट होता है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा ही प्रेजेंट होता है बच्चों। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है बच्चों, वो चाहे मेल हो या फिर चाहे फीमेल हो, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के अंदर। कोई फीमेल के अंदर तो है ही कौन सा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा वाला पार्ट है। मेल के अंदर हमारे पास 3 पार्ट हैं, लेकिन एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है वो कहां प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा वाले पार्ट में ही होगा। इंटरनल स्फिंक्टर जो है, जहां पर यूरिनरी ब्लैडर एंड होता है वहीं पर प्रेजेंट होता है हमारा इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर बच्चों। इसके बाद अगर बात की जाए बच्चों, एक बार ओवरऑल व्यू फिर देखते हैं हमारे इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का बच्चों। तो हमारे पास यहां पर 2 किडनीज मेंशन कर रखी है, इस एक साथ 2 यूरिटर मेंशन कर रखी है बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर मेंशन कर रखा है और यूरिथ्रा मेंशन कर रखा है बच्चों। साथ ही साथ कुछ खास है बच्चों, डोर्सल एओर्टा की जो सप्लाई होती है
जो सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी हम देखते हैं कि ब्रांचेस बनती है और वो ब्रांचेस क्या कहलाती है बच्चों, रीनल आर्टरी। और ये रीनल आर्टरी जो है वो हाइलम के थ्रू किडनीज के अंदर एंटर होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह अगर हम बात करें जो ब्लड किडनी से अब बाहर निकलता है रीनल वेन, वो फाइनली किसके अंदर जाकर मिलता है बच्चों, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ट्रेवल करता हुआ दिखाई देता है। बाकी हमने किडनी के बारे में बात की थी कि किडनी का बाहर वाला पार्ट, आउटर पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट, जबकि इनर पार्ट कहलाता है मेडुला वाला पार्ट, जहां पर मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। एंड मेडुलरी पिरामिड की फाइनल जो ओपनिंग होती है थ्रू कैलिक्स, उसे हम बोलते हैं ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं बच्चों रीनल पेल्विस वाला पार्ट। तो ये है हमारे पास एक ब्रॉड स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, अब हम चलते हैं अंदर किडनी के अंदर, जो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को रीड करते हैं। यहां पर हम देखते हैं बच्चों किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन बच्चों। एक किडनी के अंदर हम देखते हैं कि 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों। देखिए, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स विच आर फंक्शनल यूनिट और एज वेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट बच्चों। और किडनी में आप देखें जहां पर ये मेडुलरी पिरामिड होता है बच्चों, यहां पर ये रेडिएटिंग फॉर्म के अंदर ये आपको डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं, प्रेजेंट दिखाई देते हैं बच्चों। तो इसी के बारे में बात बोल रहा है, दीज नेफ्रॉन्स आर अरेंज्ड इन रेडिएटिंग फैशन विद इन द रीनल पिरामिड बच्चों। रेडिएटिंग फैशन के अंदर ये आपको यहां पर लोकेटेड दिखाई देते हैं बच्चों। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट इज एन एपिथेलियल ट्यूब बच्चों। मेनली बच्चों यहां पर एपिथेलियम पार्ट ही होता है, अभी हम डिटेल में देखेंगे भी सही, जो कि अराउंड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 to 60 सेंटीमीटर मिनिमम इन डायमीटर बच्चों। इसी तरह बात करें बच्चों नेफ्रॉन की एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, हालांकि आपने इसे क्लास 11th में देख रखा है, लेकिन फिर भी आप इसे फोकस कीजिए बच्चों। देखें, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक तो बोमन कैप्सूल वाला पार्ट होता है। बोमन कैप्सूल के अंदर हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज का नेटवर्क दिखाई देता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो कि प्रेजेंट होती है बोमन कैप्सूल के अंदर। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। आप जानते हैं जहां से ब्लड एंटर होता है इन ग्लोमेरुलस के अंदर, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, एंड ब्लड फाइनली लीव करता है, इसे हम बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल बच्चों। दोनों ही आर्टरीज ही हैं, आर्टरीज का ही सेगमेंट है हमारे पास। इसके बाद हम बात करते हैं बोमन कैप्सूल का नेक्स्ट सेगमेंट, जो कोल्ड सेगमेंट होता है उसे बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद का जो सेगमेंट होता है जो यू शेप्ड बनता हुआ दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं बच्चों हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनले बच्चों। लूप ऑफ हेनले का पीसीटी के बाद वाला जो सेगमेंट होता है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। एंड इसके बाद जो असेंडिंग वाला पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले का, यानी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये दोनों मिलकर जो है बच्चों हेयर पिन स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेनलेज लूप, ये ओपन होते हैं बच्चों डीसीटी के अंदर, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर। एंड फाइनली ये सारे के सारे पार्ट जो जाता है वो हमें दिखता है एक स्ट्रक्चर मिलते हुए, जिसे हम बोलते हैं बच्चों कलेक्टिंग डक्ट, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं कंसीडर किया जाता। हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो बहुत सारे नेफ्रॉन को कनेक्ट करती है बच्चों। ये है हमारे पास नेफ्रॉन की बेसिक स्ट्रक्चर। इसको अब हमें डिटेल में रीड भी करना है। आइए डिटेल में इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना बच्चों। अगर हम नेफ्रॉन के बारे में बात किया है तो नेफ्रॉन के बारे में हमने अभी बोला कि ये एपिथेलियम ही होती है। तो आइए डिफरेंट डिफरेंट एपिथेलियम के बारे में बात करते हैं। यहां पर अगर बात की जाए, ये तो था इसका बोमन कैप्सूल वाला पार्ट बच्चों। बोमन कैप्सूल के बारे में डिटेल में स्टडी अपने देखेंगे यहां पर कि सिंपल स्केमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जहां पर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, वहां पर जहां टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, उस पार्ट पर हमारे बोमन कैप्सूल के अंदर सिंपल स्केमस एपिथेलियम मॉडिफाइड फॉर्म में दिखाई देती है, जिन्हें हम बोलते हैं पोडोसाइट बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं पीसीटी वाले पार्ट में बच्चों। आइए सबसे पहले पीसीटी वाले पार्ट के बारे में बात करें बच्चों। पीसीटी जो है उसके अंदर हमें दिखाई देती है बच्चों एक तो सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हम आगे देखेंगे, जब हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन का सेगमेंट से होता हुआ दिखाई देता है बच्चों पीसीटी वाले सेगमेंट से। ये हमारी हेल्प करता है पीएच एंड आयन बैलेंस को मेंटेन करने में। इसी तरह अगर हम बात करें बच्चों इस पीसीटी के बाद, तो पीसीटी के बाद हमारे पास आता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बच्चों। इसका थिक पार्ट जो है वो कहलाता है सिंपल क्यूबोइडल बच्चों। पीसीटी का ही जो हम देखते हैं डायमीटर होता है, उसी डायमीटर के साथ ये डिसेंड होना शुरू होता है। हम बोलते हैं इसका थिक पार्ट जो है वो डायमीटर पीसीटी के बराबर ही होता है, वो बना होता है सिंपल क्यूबोइडल का। जबकि इसका थिन पार्ट जो है, जो नीचे तरफ जाते हुए थिन होना शुरू हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। खास बात है बच्चों इसके लिए याद रखना है कि परमिएबल होता है वाटर के लिए, बट इम्परमिएबल होता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बच्चों। इसी तरह बात करें बच्चों इसके डिसेंडिंग पार्ट की, इस लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग वाले पार्ट में बात
करें बच्चों तो इसका जो थिक पार्ट जो कि हमें डीसीटी वाले पार्ट में फ्यूज होता हुआ दिखाई देगा वो बना होता है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम का, जबकि जो थिन पार्ट है इसका वो बना होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का। याद रखना है बच्चों कि इम्परमेबल होता है बच्चों वाटर के लिए, बट ये परमेबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बच्चों। तो यहां पर दोनों के लिए आपको याद रखना है कि असेंडिंग पार्ट किसके लिए परमेबल होता है जबकि डिसेंडिंग पार्ट किसके लिए परमेबल होता है, और दोनों ही पार्ट किसके लिए इम्परमेबल होते हैं बच्चों। तो ये अपने को याद रखना है। अगर मूव करें बच्चों डीसीटी वाले पार्ट पर, तो डीसीटी वाला पार्ट जो है वो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम का बना होता है, और यहां पर हम देखते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन चलता हुआ दिखाई देता है हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर। एल्डोस्टेरोन वर्क करता हुआ दिखाई देगा, और एल्डोस्टेरोन जब वर्क करेगा तो Na+ जो है उनका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। इसी तरह हम देखते हैं यहां पर ADH भी वर्क करेगा, और जब ADH वर्क करेगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी होता हुआ हमें दिखाई देगा बच्चों। ये हम पढ़ेंगे जब हम रेगुलेशन ऑफ GFR पढ़ेंगे, तब हम इसे डिटेल में देखेंगे भी सही। हालांकि आप इसे एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ते हैं बच्चों। कलेक्टिंग डक्ट की बात की जाए तो कलेक्टिंग डक्ट बच्चों सिलेटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है, जो कि यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यूरिन को जब हम रिलीज करते हैं तो कॉन्सेंट्रेट यूरिन रिलीज करते हैं, तो जो वाटर हम जो रीअब्जॉर्ब करते हैं वो किस सेगमेंट से रीअब्जॉर्ब करते हुए दिखाई देता है, तो वो इस कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब होता हुआ दिखाई देता है। अलाउ पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ऑल्सो, हम जब पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म बच्चों तब मैं बताऊंगा कि कुछ अमाउंट में यूरिया भी यहां से रीअब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि मेडुलरी पिरामिड की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिलहाल ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन बच्चों ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इस स्लाइड से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस भी हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों बोमन कैप्सूल के बारे में बात करें बच्चों। एट द प्रॉक्सिमल और क्लोज्ड एंड ऑफ नेफ्रॉन इज एक्सपेंडेड एंड कर्व्ड इनवर्डली फ्रॉम ए डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं बच्चों बोमन कैप्सूल बच्चों। आप देखें बच्चों नेफ्रॉन का ये जो पार्ट है, मैंने इतना ही पार्ट कट किया है बच्चों, ये पार्ट कहलाता है जो कि डबल लेयर हो गई बच्चों। एक पार्ट जो कि ग्लोमेरुलस के कांटेक्ट में आ रहा है, और एक ये आउटर पार्ट बच्चों इनर पार्ट कहलाता है, और ये आउटर पार्ट कहलाता है। डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर हो गई जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बोमन कैप्सूल बच्चों। अगर बात करें विद इन द बोमन कैप्सूल अ नेटवर्क और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज प्रेजेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बच्चों। नाम याद रखना है, ग्लोमेरुलस है क्या चीज, जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क, ये जो आप देख रहे हैं रेडिश कलर का, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस बच्चों। It is formed by the afferent arteriole, a fine branches of renal artery बच्चों। Blood from the glomerulus is carried away by an efferent arteriole बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर कहीं पर भी आपको एरो दिखाई दे कुछ इस तरह का, जो कि हमारा रिप्रेजेंट करता है कि इस बोमन कैप्सूल के अंदर, इस ग्लोमेरुलस नेटवर्क के अंदर ब्लड आ रहा है उस पार्ट से, तो ये जो ब्रॉड डायमीटर वाला जो पार्ट होता है बच्चों, इसे बोलते हैं हम एफरेंट आर्ट्रियोल। एंड फाइनली जो बाहर निकलता हुआ एक नैरो डायमीटर की हम बात करें, यानी कि कंपैरिजन में बात करें इस एफरेंट आर्ट्रियोल के, एक नैरो डायमीटर जहां पर अगर एरो इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ दिखाई दे, जहां से ब्लड बाहर निकलता हुआ दिखाई दे इस ग्लोमेरुलस से या फिर बोमन कैप्सूल से, उसे हम बोलते हैं बच्चों एफरेंट आर्ट्रियोल बच्चों। दोनों ही आर्टरीज की ही ब्रांचेस हैं बच्चों, याद रखना इसके बारे में। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, आप देखिए बोमन कैप्सूल को हम डिटेल में देखते हैं। बोमन कैप्सूल अभी हमने बोला डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है बच्चों। बोमन कैप्सूल की वो वॉल जो कि ग्लोमेरुलस के कांटेक्ट में आती है बच्चों, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की मॉडिफाइड फॉर्म होती है बच्चों, जहां पर हम देखते हैं फुट लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो जाते हैं, और इसके बाद हम इस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को नाम देना शुरू कर देते हैं पोडोसाइट्स बच्चों। और ये इसकी जो बच्चों आउटर वॉल होती है, ये आउटर वॉल जो होती है बच्चों, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की ही बनी होती है, यहां पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो आप देखें बच्चों ये बोमन कैप्सूल है हमारे पास, बोमन कैप्सूल का ये डबल वॉल्ड, ये तो आउटर वॉल हो गई बच्चों, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, और ये इनर वॉल है बच्चों। और इनर वॉल जो है वो ग्लोमेरुलस के साथ क्लोज कांटेक्ट में है फुट लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं पोडोसाइट बच्चों। अब आप देखें बच्चों एरो की पर फोकस करेंगे, ब्लड जहां से आता हुआ दिखाई देगा, जिसका डायमीटर भी आप देख पा रहे होंगे कि काफी ब्रॉड है, इसे हम क्या बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल, और जहां से ब्लड वापस लीव कर रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल बच्चों। तो ये एरो याद रखने हैं बच्चों, अगर एरो इधर की तरफ होता और ये डायमीटर ब्रॉड होता तो इसे हम क्या बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और अगर यहां से बाहर निकलने का एरो होता तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं बच्चों। इसके बाद आप देखें बच्चों ये फिर फाइनली आगे कंटिन्यू होता है पीसीटी वाले पार्ट के अंदर, और पीसीटी वाले पार्ट के अंदर हमें मिलता है ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम, जहां पर आपको याद रखना है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता हुआ दिखाई देता है। और इन्हीं सेल्स के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आप देखें बच्चों, थोड़ा सा फोकस किया है मैंने इस पोडोसाइट पर बच्चों। पोडोसाइट जो है इसके फुट लाइक प्रोजेक्शन है बच्चों,
ये फुट लाइक प्रोजेक्शन आप देखें, जो ये अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जिसे आपने बोला ग्लोमेरुलस, उसके साथ किस तरह से क्लोजली एसोसिएट हो जाती है, और बीच में जो ये स्लिट बन जाते हैं, ये जो पोर बन जाते हैं, इन्हें बोलते हैं हम स्लिट पोर बच्चों। ये इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होने के कारण से, जो फुट लाइक प्रोजेक्शन जो है बच्चों, इनके इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होने के कारण से डेवलप हुए हैं, जो कि हमारा बाद में फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगी। तो देखो बच्चों, फुट लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो कि अरेंज होते हैं किस मैनर में बच्चों, इंट्रिकेट मैनर के अंदर, जो कि स्लिट पोर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। ये है बच्चों पोडोसाइट बच्चों। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, द आउटर वॉल ऑफ बोमन कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड स्क्वेमस सेल, जहां पर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है बच्चों। जबकि अगर बात करें जो इनर वॉल जो होती है, वहां पर हम देखते हैं इनवेजिनेटेड वॉल होती है, जहां पर हम देखते हैं कॉन्केविटी ऑफ बोमन कैप्सूल जहां प्रेजेंट होती है। यहां पर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, पोडोसाइट, विच आर अरेंज्ड इन इंट्रिकेट मैनर बच्चों। सो द लीव सम माइन्यूट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स बच्चों, जहां पर हमारे फिल्ट्रेशन में हमारी हेल्प करेगा। These cells are actually simple squamous cells and bear finger-like projection which are coiled around the capillaries of glomerulus बच्चों। अगर बात करें बच्चों मेलपिजियन बॉडी की, मेलपिजियन बॉडी में क्या है अब समझना जरा बच्चों। ग्लोमेरुलस एंड सराउंडिंग बोमन कैप्सूल टुगेदर फॉर्म मेलपिजियन बॉडी, या फिर इसे हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसल्स। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसे हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन। हम बात करेंगे इसे डिटेल के अंदर। आप देखें यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये तो बोमन कैप्सूल है बच्चों, और बोमन कैप्सूल के अंदर ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, जिसे आप क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल, इन दोनों को कंबाइंड मिलाकर हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेलपिजियन बॉडी, या फिर इसे हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसल्स बच्चों। इसके बाद अगर बात की जाए बच्चों पीसीटी, तो पीसीटी के बारे में आपने को क्या पॉइंट याद रखना है, देखो जरा। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ दिस रीजन आर स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ल्यूमन टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बच्चों। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे। इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। द मेम्ब्रेन ऑफ दीज सेल्स फेसिंग द ट्यूबुल ल्यूमन हैज न्यूमरस माइक्रोविलाई, ताकि रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म किया जा सके, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया नियर इट्स बेसोलेटरल सरफेस बच्चों, जो कि बाहर की तरफ ओपन होते हुए दिखाई देगी। जैसे कि अगर बात की जाए ये बोमन कैप्सूल, तो ये इसकी बेसोलेटरल सरफेस कहलाती है, जो बच्चों आउटर की तरफ ये इसको फेस करती है। यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ये बोल रहा है नियर इट्स बेसोलेटरल सरफेस द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉन्सेंट्रेटेड टू अलाउ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोर्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट बच्चों। और जो कि इसकी इनर ल्यूमिनल सरफेस होती है, वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। लूप ऑफ हेनले की अगर बात करें बच्चों, इट स्टार्ट्स आफ्टर द पीसीटी वाला पार्ट एंड एंड बिफोर द डिस्टल वाला पार्ट, यानी डीसीटी से पहले एंड हो जाएगा और स्टार्ट कहां होता है, पीसीटी के बाद बच्चों। हेयर पिन लाइक लूप जैसी स्ट्रक्चर होती है, हैज ए डिसेंडिंग लिम्ब एंड फॉलोड बाय एन असेंडिंग लिम्ब बच्चों। तो थ्योरी है बच्चों, हम डायग्राम में देख चुके हैं, तो एक फास्ट अपने को इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। डिसेंडिंग लिम्ब की अगर बात करें बच्चों, इस अपर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट थिक सेगमेंट, सेम डायमीटर एज पीसीटी वाला पार्ट बच्चों। इट इज ऑल्सो लाइंड बाय सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। लोअर पार्ट जो होता है बच्चों कंस्टिट्यूट द थिन सेगमेंट। ये थिन सेगमेंट किसका बना होता है बच्चों, ये फ्लैट स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। बड़ा सिंपल सा याद रखना है बच्चों, पीसीटी वाले पार्ट के अंदर मिलता है ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसके अलावा कहीं पर भी अगर थिक पार्ट दिखाई दे रहा है तो आप वहां मिलेगा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, और थिन पार्ट अगर दिखाई दे रहा है कहीं पर भी तो हम उसे बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम अपने को दिखाई दे रहा है। असेंडिंग लिम्ब में बात करें, इट्स अपर पार्ट बच्चों ये बना होता है सेम डायमीटर का किसके, डीसीटी के, जहां पर वो जाकर ओपन होने वाला है। इट इज ऑल्सो लाइंड बाय सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। इट्स लोअर पार्ट कंस्टिट्यूट थिन सेगमेंट इज लाइंड बाय फ्लैट स्क्वेमस सेल बच्चों। डीसीटी के बारे में बात करें बच्चों, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप मर्जेस इनटू द डीसीटी वाला पार्ट। अभी मैंने बात बताई कि असेंडिंग जो पार्ट है वो जाके कहां पर जाके फ्यूज होता हुआ दिखाई देगा, डीसीटी सेगमेंट के अंदर। दिस इज लाइंड बाय क्यूबोइडल एपिथेलियम। The DCT of different nephron open into the state tube called collecting duct। बच्चों यहां पर आपको फोकस करना है, कलेक्टिंग डक्ट जो है वो नेफ्रॉन का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता। आप देखो तो जरा बच्चों, जो डिफरेंट नेफ्रॉन्स हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन का डीसीटी वाला पार्ट फाइनली जाके जो फ्यूज होता है वो हमारी डक्ट होती है, कौन सी, कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट। इसके बाद अगर बात करें बच्चों कलेक्टिंग डक्ट की,
collecting duct present in medullary pyramid are long tubule which traverse through the medulla into the pyramids। बच्चों यहां पर अपने को कुछ फोकस करना है बच्चों, देखिए जरा, ये मैंने बनाया मेडुलरी पिरामिड, ये मेडुलरी पिरामिड मेरा। मेडुलरी पिरामिड के अंदर आपको ये कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट, आप देखें बहुत सारे नेफ्रॉन है, उसका डीसीटी वाला पार्ट और ये डीसीटी वाला पार्ट डिफरेंट डिफरेंट नेफ्रॉन्स का आके कनेक्ट हो रहा है। बहुत सारी डीसीटी वाले पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट। इसी तरह बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट फाइनली जहां पर फ्यूज होते हुए दिखाई देगी और एक जो डक्ट बनाएगी, इस डक्ट को बोलते हैं बच्चों डक्ट ऑफ बेलिनी। यानी डक्ट ऑफ बेलिनी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर आपको फोकस करना है। बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट इस मेडुलरी पिरामिड के एंड वाले पार्ट पर जहां बनती है या फ्यूज होती है बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट, उसे हम मिलाकर, उन बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बच्चों, डक्ट ऑफ बेलिनी। और आप जानते हैं बच्चों मेडुलरी पिरामिड का जो टिप वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पेपिला। तो बड़ा सिंपल सा है, डक्ट ऑफ बेलिनी भी आपको याद रखना है बच्चों। इन द पेपिला ऑफ द मेडुलरी पिरामिड, क्या है बच्चों पेपिला, पेपिला मेडुलरी पिरामिड का टिप वाला पार्ट बच्चों, ये टिप वाला पार्ट ये है पेपिला बच्चों। मेडुलरी पिरामिड सेवरल कलेक्टिंग डक्ट्स कन्वर्ज टू ओपन इनटू ए कॉमन शॉर्ट एंड थिक डक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डक्ट ऑफ बेलिनी या फिर पेपिलरी डक्ट, जो कि प्रेजेंट होती है पेपिला वाले पार्ट में ऑफ मेडुला वाला पार्ट। ऑल डक्ट्स ऑफ बेलिनी देन ओपन एट द टिप ऑफ द पेपिला इनटू द पेल्विस, किसके थ्रू बच्चों, कैलेक्स के थ्रू बच्चों। इसके बाद अगर बात की जाए, द मेलपिजियन कॉर्पसल्स पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, whereas the loop of Henle dips into the medulla part। अभी क्या है, इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं आपको। रीनल कॉर्टेक्स कंटेन मेलपिजियन कॉर्पसल्स, पीसीटी एंड डीसीटी वाला पार्ट। रीनल कॉर्टेक्स क्या क्या रखेगा, मेलपिजियन कॉर्पसल्स, पीसीटी एंड डीसीटी वाला पार्ट। इसी तरह रीनल मेडुला बच्चों क्या क्या रखेगा, तो लूप ऑफ हेनले यहां पर आपको ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा। एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट भी, ये भी कहां दिखाई देगा आपको, इस रीनल मेडुला वाले पार्ट में। और साथ साथ डक्ट ऑफ बेलिनी भी आपको कहां दिखाई देगी, मेडुला वाले पार्ट के अंदर। इसको समझते हैं बच्चों, देखिए जरा, मैंने ये पार्ट कॉर्टेक्स बताया है और ये वाला पार्ट मेडुला बताया है, जिसको मैंने अलग किया है बच्चों एक लाइन से। आप देखें बेटा, फोकस करना इस चीज पर। अगर बात की जाए बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये पार्ट आपको कहां दिखाई दे रहा है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर। या मैं कह सकता हूं कि मेल पिजियन बॉडी मुझे कहां दिखाई दे रही है, तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर। पीसीटी डीसीटी ये कहां दिखाई दे रही है हमें, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। जबकि मेडुला वाले पार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, लूप ऑफ हेनले बच्चों। और हम कह सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट का जो पार्ट है वो हमें कहां रन करता हुआ दिखाई देता है, मेडुलरी पिरामिड में। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो कलेक्टिंग डक्ट का है वो हमें रन करता हुआ दिखाई देगा मेडुलर पार्ट में। और हम जानते हैं बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो फाइनली फ्यूज होकर जो डक्ट बनाएगी कॉमन, उसे हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी। वो भी हमें कहां दिखाई देगा, मेडुलरी पिरामिड वाले पार्ट में।